नमस्कार भारतवासियों। आज हम चर्चा करेंगे मोदी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार कहते हैं, किसी पर आक्षेप लग रहा है तो उनके उछलने की क्या बात है। क्यों डर लग रहा है बीजेपी के। मान लीजिए कि सेबी की चेयरमैन पर लगे या सेबी की पति पर लगे, अडानी पर लगे, अंबानी पर लगे, तो उनकी क्यों चिंता सता रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्योंकि भारत को पाँचवें अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं और भारत पर कब्जा खास करके अडानी अंबानी को करवाना चाहते हैं, इसलिए उछल रहे हैं। और उछलने का बहुत सा कारण है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से एक बार फिर से हलचल मची हुई है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर पहली बार पिछले साल जनवरी में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर से भारत में हलचल मचा दी है। इस नई रिपोर्ट में इस रिसर्च कंपनी ने सेबी चीफ माधवीपुरी पर आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने इस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सेबी के प्रमुख उनके पति हैं धवल बुच, जो अडानी ग्रुप में धन के हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों स्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। पिछले 1.5 साल से अडानी ग्रुप में हिंडनबर्ग ने कई सवाल खड़े किए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं इसके विषय में कि क्या है क्या नहीं। 24 जनवरी 2023 के हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कैन कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर वित्तीय धोखाधड़ी और स्टॉक में हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में ऐसे में आई थी जब कुछ ही दिन के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी का 20 करोड़ रुपए का APO आने वाला था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि सेबी के द्वारा शुरू की गई जांच राजनीतिक दबाव के कारण 1.5 साल भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस पूरे आरोप पर को निराधार बताते हुए अडानी ग्रुप ने कहा था कि इस कंपनी के शेयरों में कीमतों को नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद 24 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 59% 59% तक टूट गए थे। 5 फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर दायर याचिका की सुनवाई की। इस याचिका में जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की थी। 2 मार्च 2023 को कोर्ट ने रिपोर्ट में लगाए गए आरोप की जाँच करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी ग्रुप के इस $1 मिलियन के नुकसान के बाद भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक पैनल बनाया था। 7 मई को कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर जांच की रिपोर्ट जमा करने के लिए सेबी को 4 अगस्त तक का समय दिया था। 9 नवंबर से 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के मामले में सुनवाई के बाद फैसलों को सुरक्षित लिया था। 10 से 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को राहत देते हुए CBI जांच की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि शेयर बाजार और शेयरों की कीमत में हेराफेरी के मामले में को देखना सेबी का अधिकार क्षेत्र है। इसकी सुनवाई में सेबी को अपनी जाँच 3 महीने में पूरा करने को आदेश भी मिला। और 11 से 3 जनवरी 2024 को फैसले के बाद गौतम अडानी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा था, सुप्रीम कोर्ट को फैसले से पता चलता है कि सच्चाई की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी रहूंगा जो हमारे साथ खड़े रहे। 12 जून 2024 में सेबी ने हिंडनबर्ग के रिसर्च पर आरोप लगाया कि उन्होंने अडानी ग्रुप से जुड़ी रिपोर्ट एक अमेरिकी हेज एंड मैनेजर के साथ प्रकाशित होने के 2 महीने पहले ही साझा किया था, जिससे वो लाभ कमा सके। हिंडनबर्ग ने सेबी के आरोपों को तब खंडन किया था। कल यानी 10 अगस्त को सुबह हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत में एक बड़ा होने वाला है। इस पोस्ट के बाद कल देर रात सेबी की मुखिया पर आरोप लगाया गया। सबसे पहली बात है, सुनिए कि ये बड़ा आरोप है जो जिस देश सेबी से ही चलता है, सेबी के रेगुलेटर से चलता है, मैंने शेयर बाजार से ही चलता है, उसमें घोटाला हो रहा है। इससे स्पष्ट पता है कि मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं और किसके लिए नहीं काम कर रहे हैं। छोटे छोटे व्यापारियों बिजनेसों को चंदा में धंधा नहीं देने पर वह जेल भेज दे रहे हैं। नेता हो या अभिनेता हो, किसी को जेल भेजने और CBI ED का उपयोग करके जो अडानी अंबानी का काम कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि हम 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना इनका नहीं है, ये 56 इंच का सीना अन्य के लिए है, लेकिन अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और देश की किस कगार पर ले जा रहे हैं, जो कहते हैं कि भारत 5वें अर्थव्यवस्था पर जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगते हैं। सुनिए सुप्रिया सिंह ने क्या कहे हैं, सुनिए उनका पूरा विवरण। जो मामले होते हैं वो थोड़े पेचीदा से लगते हैं, लेकिन बात बड़ी साफ है, स्पष्ट है और सरल है। एक गांव में डाका पड़ा, डाकुओं ने अंधाधुंध लूट मचाई, खूब लूटा खसोटा, माल इधर से उधर किया। शक था कि लुटेरों के साथ गांव का मुखिया मिला हुआ है, उसकी मिली भगत है। तो लोगों को समझ नहीं आया वो क्या करें। वो कोतवाल के पास गए। उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप जांच कीजिए। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा। कोतवाल कभी इधर की बात करे, कभी उधर की बात करे, कहीं कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। कोतवाल बगले झांकता था, लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन सुबह पता चला कि लूट का माल तो कोतवाल के घर भी जा रहा था। तो एक मुहावरा हमारी तरफ कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ऐसी ही कुछ कहानी अडानी घोटाले की भी प्रतीत होती है। अडानी घोटाला सामने आया,
ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे, हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था, स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी, ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑक्सफोर्ड बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहाँ पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी, उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि माधवी बुच का अडानी समूह से संबंधित ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था और सभी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपना शेयर, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर कर दी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि माधवी बुच और धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IP+1 के साथ एक खाता खोला था। ये IP+1 अडानी समूह के डायरेक्टर ने IIFL के माध्यम से खोला था। तो बुच दंपति ने खाता खोला सिंगापुर के IP+ फंड में, जिसका स्थापना अडानी समूह के डायरेक्टर ने IIFL के माध्यम से की। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि IIFL ने अपनी एक घोषणा के सारे दस्तावेजों के साथ, ये सारे दस्तावेज आपके पास ऑलरेडी हैं, चाहिए होंगे तो साझा कर देंगे। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि IIFL ने अपनी एक घोषणा में बुच दंपति के इन्वेस्टमेंट सोर्स को सैलरी बताया और कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन की आंकी गई। दो तथ्य और बताकर हम इस पर जो राजनीतिक सवाल हैं, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, उस पर जरूर जाएंगे। दो तथ्य और जानने जरूरी है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा 2 और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है। एक है अगोरा और दूसरा ब्लैकस्टोन। ये दोनों अहम किरदार हैं, नाम याद रखिएगा, अगोरा एंड ब्लैकस्टोन। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 सेबी प्रमुख बनने के टाइम तक माधवी बुच तब सेबी में फुल टाइम मेंबर थी और उनके पास तब एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। इस कंसल्टिंग फर्म का नाम अगोरा पार्टनर्स है। नाम याद रखिएगा, सिंगापुर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स, जिसका स्वामित्व माधवी बुच जी के पास था जब वो फुल टाइम सेबी मेंबर थी, सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने पर उन्होंने अपनी शेयरधारिता अपने पति को ट्रांसफर कर दी। अगोरा की बात कर रही हूं मैं। रिपोर्ट आगे बताती है कि अगोरा पार्टनर्स जो है वो 2013 में सिंगापुर में रजिस्टर हुआ था और आज भी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच जी वर्तमान में अगोरा एडवाइजर नाम की कंपनी में 99% के हिस्सेदार हैं। उनके पति इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंसल्टिंग फर्म में वो 100% स्वामित्व था, उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था। एडवाइजरी जो अगोरा एडवाइजरी के नाम से है, उसमें 99% के हिस्सेदार हैं। यहाँ पर एक आंकड़ा बता रही हूं, ये जानना जरूरी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अगोरा ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया था। ये उनकी कमाई थी जो माधवी बुच जी जो सेबी की प्रमुख हैं, उनके वेतन का करीब 4.5 गुना है। अगोरा की बात हो गई। अगोरा कंसल्टिंग फर्म था, वो कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं, उसमें माधवी बुच जी का स्वामित्व था। पति को ट्रांसफर हुआ 4.5 गुना उनका रेवेन्यू $2,61,000 सिर्फ 2022 तक था। अब दूसरे अहम किरदार की बात कर लेते हैं, वो है ब्लैकस्टोन। एक REITs नाम की चीज होती है जो इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, वैसे ही एक REITs है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसकी बहुत पैरवी आजकल सेबी करता है। माधवी बुच जी ने तो सार्वजनिक रूप से इसको अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बताया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर भी बताया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ पर उन्होंने ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों को रेगुलेटरी मतलब नियम कानून बनाकर फेवर देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सेबी चेयरपर्सन रहते हुए माधवी बुच जी के पति धवल बुच ब्लैकस्टोन के सीनियर एडवाइजर बन गए, वरिष्ठ सलाहकार वो नियुक्त हो गए ब्लैकस्टोन के, और ब्लैकस्टोन REITs का एक बड़ा प्लेयर है इंडिया में। एक बात ये बता दूं कि इनके पति से पहले रियल एस्टेट में कभी इन्वॉल्व नहीं थे, कैपिटल मार्केट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत सीमित था। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा REITs को हो रहा था और REITs में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लैकस्टोन था और ब्लैकस्टोन में माधवी बुच जी के पति धवल बुच जी सीनियर सलाहकार वरिष्ठ एडवाइजर थे।
जैसा कि मैंने कहा, वो रीट्स की बहुत बड़ी पक्षधर है। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रीट्स को फ्यूचर का फेवरेट प्रोडक्ट बताया था। निवेशकों को कहा था इस फ्यूचर के फेवरेट प्रोडक्ट को आप देखिए, ये बहुत कारगर है। हिंडलबर्ग का आरोप है कि क्या माधवीपुरी बुच जी ने ये सब कहते हुए ये जिक्र किया था कि उनके पति ब्लैकस्टोन से संबंधित हैं, जो रीट्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिन पहले जब सरसरी तौर पर यह चर्चा हो रही थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च की एक और खुलासे वाली रिपोर्ट आने वाली है, ब्लैकस्टोन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट में 33 करोड़ यूनिट 4,550 करोड़ में बेच दिए। आपदा से पहले ही फायदा बनाया जा रहा था। सवाल ये भी उठेगा, तो अब एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार-बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार-बार इधर-उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो ये तक कह दिया था वी हैव ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल ये पारदर्शिता के तार करता है। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एक महाघोटाले की जांच करने वाले संलग्न और खैर उनकी नियुक्ति करने वालों की अभी हम बात करते हैं। एक बात और साफ है कि इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार करके रख दिया है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं और ये पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इससे पहले की बीजेपी और वो कर रही है। नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है। बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो कहीं दंगल में अखाड़े में बचाव पे आ गए। ये कौन सा तरीका है कि दाढ़ी में तिनका तो है और उसका खुलासा हम करेंगे। तो इससे पहले जब बीजेपी कहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो देश विरोधी है, वो अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रही है देश के खिलाफ, यहाँ पर बताना जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कानून का पालन हो, इसके लिए विपक्ष प्रतिबद्ध है। पिछले 10 सालों में इस देश के कानून अप्रत्याशित तरीके से देश के दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटीज पर, ऑपोजिशन पर लगे हैं। लेकिन धन्ना सेठों पर, रसूख वाले लोगों पर, सत्ताधीशों पर इन कानून का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। और इसलिए कुछ बहुत जरूरी सवाल है। सवाल सबसे पहले सेबी चीफ माधवी बुच जी से है। पहला सवाल ये है कि क्या आपने 2015 में ग्लोबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फंड का हिस्सा बनकर IPE+1 में निवेश किया था, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी संबंधित है? दूसरा सवाल, जवाब सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी, तो क्या आपने IPE+ में अपने निवेश को, अपनी शेयर होल्डिंग को सेबी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था? क्या आपको बता पाएंगे कि अडानी एंटरप्राइजेस और उनके पूर्व निर्देशक अनिल आहूजा IPE+ फंड से किस तरह से संबंधित थे? उन्होंने IMF के साथ इस फंड की स्थापना कैसे की थी? क्या आपको बता पाएंगे कि जवाब सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थी, तो क्या आपने सिंगापुर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में हिस्सेदारी शेयर आपके थे या नहीं थे? क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को किया था? क्या आपने इस शेयर होल्डिंग के माध्यम से पैसा कमाया है? क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आई है? किन संस्थाओं ने इस कंसल्टिंग फर्म एगोरा को बिजनेस दिया? क्या आप बता सकती हैं कि एक वक्त में आपके पास पूरा इसका स्वामित्व था रिपोर्ट के अनुसार? क्या आपने 2022 में एगोरा में अपना स्वामित्व, अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर की थी, जैसा कि ये रिपोर्ट कह रही है? वो कौन सी संस्थाएं हैं जो आज भी एगोरा को कंसल्टिंग का बिजनेस दे रही हैं? वो भारत की कौन सी कंपनीज हैं? क्योंकि सेबी चीफ रहते हुए ये डिस्क्लोजर करना भी जरूरी है। क्या आपने सेबी को सूचित किया था कि आपके पति ब्लैकस्टोन से अब संबंधित हैं, जो रीट्स में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है? आपने या सेबी के किसी समूह ने या सेबी की किसी मीटिंग ने ब्लैकस्टोन से अकेले, अडानी से अकेले या किसी ऐसी कंपनीज के साथ मीटिंग की है जिनका ब्लैकस्टोन और अडानी से लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, वी ड्रू अ ब्लैंक। क्या आपने कोर्ट द्वारा स्थापित समिति और इस देश के सर्वोच्च कोर्ट को ये बताया था कि जिन फंडों की जांच आपको सौंपी गई है उनमें से कुछ तथाकथित तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक वो फंड थे जिनमें आपकी हिस्सेदारी, आपकी शेयर होल्डिंग थी? क्या आपने इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट गठित समिति या खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था? और एक सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा था, अगर आपकी शेयर होल्डिंग थी और उसका स्टेटमेंट कहता है मेरी शेयर होल्डिंग थी जो मैंने ट्रांसफर कर दी थी,
तो आपने अपने आप को इस जांच से क्यों नहीं रिक्यूज किया? Caesar's wife has to be above suspicion. आप कैसे उन फंड की जांच करती रही अगर करती रही जिनमें आपका कभी निवेश था, आपके पति से संलग्न है? ये कैसे हो सकता है? आपने अपने आप को इस जांच से अलग क्यों नहीं किया अगर नहीं किया? और क्या इतने गंभीर आरोपों से घिरे रहने के बाद आप सेबी के पद पर, सेबी के सर्वोच्च पद पर इस देश की शेयर मार्केट की रेगुलेटर बनी रह सकती है या आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए? ये सवाल सेबी चीफ से है, लेकिन अब सवाल सरकार से है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण के बगैर ये जो तथाकथित मिलीभगत है अडानी और सेबी की ये हो सकती थी? इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। क्या सरकार के सामने ये तथ्य थे कि आपकी सेबी चीफ जिसको आपने सेबी चीफ अपॉइंट किया है, जिस समूह की वो जांच कर रही है, उस समूह में तथाकथित तौर पर उसके इन्वेस्टमेंट्स थे? क्या ये बिना नरेंद्र मोदी की जानकारी के, बिना उनके संरक्षण के संभव है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी मार्केट रेगुलेटर के इतने बड़े घपलाबाजी में संलग्न और अब अपनी चुप्पी बरकरार रख सकते हैं या उनको बोलना चाहिए? क्या जो सरकार लगातार अडानी समूह पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल रही थी और अब जब पता चल रहा है कि जांचकर्ता भी संभवतः इसमें संलग्न है, क्या वो इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ सालों से 10 सालों से फुसफुसाहट थी और अब पुकार है। और फुसफुसाहट ये थी कि सरकारी अफसरों, रेगुलेटर्स, संभवतः न्यायपालिका के चयन में, नियुक्ति में गौतम अडानी का बढ़ता हुआ भयंकर वर्चस्व है। तो सवाल ये है कि क्या गौतम अडानी की भूमिका थी माधवी बुचड़ी को सेबी चीफ अपॉइंट कराने की? आखिर पिछले 10 साल में अडानी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? सवाल यह है कि शेयर मार्केट के रेगुलेटर ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, तो अब छोटे इन्वेस्टर की सुरक्षा कौन करेगा? सवाल यह है कि गंभीर आरोपों के बाद अगर कल और संभवतः ऐसा होगा, मार्केट गिरता है तो लाख करोड़ का जो स्वाहा होगा छोटे इन्वेस्टर का, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अडानी और सेबी प्रमुख माधवी क्यों नहीं कहे जाएंगे? सवाल यह है कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन कितना बड़ा कलंक हमारे मार्केट रेगुलेटर में 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का पैसा लगा हुआ है हमारे मार्केट में। हम किस तरह से डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर को आगे विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, जब सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ मार्केट को रेगुलेट करने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आक्षेप है? एक बहुत बड़ा सवाल, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित करी थी, उस समिति ने जांच करी थी। आज सवाल ये है कि क्या उस समिति के सामने, क्या उच्चतम न्यायालय के सामने हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री हिंडनबर्ग रिसर्च में जो चौंकाने वाले आरोप, जो चौंकाने वाले आरोप, जो गंभीर आरोप सामने आए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आया है, जो शेयरों के स्वामित्व सामने आया है, क्या इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया या सुप्रीम कोर्ट को भी बाकी देश की तरह अंधेरे में रखा गया? असलियत यह है कि हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठा था। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।